नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। इससे पहला जो वीडियो था भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित, उसमें हमने अनुच्छेद 1 से 35 तक पढ़ा था। पढ़ा ही नहीं बल्कि उसको अच्छे से समझा भी था। आज का जो वीडियो है दोस्तों, उसमें आपको अनुच्छेद 36 यानी 36 से अनुच्छेद 73 तक हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे। महत्वपूर्ण का मतलब कि लगभग सारे अनुच्छेद होंगे, एक आध को छोड़ करके लगभग सारे अनुच्छेद होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैं अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद तक, जिसमें और जो भी जोड़े गए हैं उन सबको शामिल करके जितने भी अनुच्छेद हैं सबको मैं आपको पार्ट बाय पार्ट उपलब्ध करा रहा हूं। साथ ही साथ यह भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं। देखिए, सीक्वेंस में चीज अगर आप देखेंगे ना तो आप आसानी से याद करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर उसको नहीं देखेंगे तो ये नुकसान कर जाएगा, नुकसान नहीं करेगा, बट जितना लाभ आपको मिलना चाहिए उतना लाभ शायद ना मिल पाए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 73 तक चलते हैं। ठीक, अगर देखिए दोस्तों, अगर इसमें हमारे चैनल पर आप नए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करके, है ना, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत जाए और बिना विलंब किए आप वीडियो को देख सकें। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आखिरी में 10 से 15 ऐसे अनुच्छेद बताऊंगा, इसी में जो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी लगभग 11-12 अनुच्छेद बताया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसी भांति इस वीडियो में मैं बताऊंगा जो अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। फिलहाल हम लोग अनुच्छेद 36 से शुरू करते हैं। 36 अनुच्छेद कहता है परिभाषा। किसका परिभाषा भाई? तो जैसे आपने अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, जी हां, मैंने अनुच्छेद 12 में बताया था ना कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 12 में। तो अनुच्छेद 36 में भी राज्य शब्द को ही परिभाषित किया गया है और इसमें साफ लिखा है कि राज्य शब्द का वही मतलब है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में बतलाया गया है। राज्य का मतलब ये 28 राज्य नहीं, 28 राज्य तो है ही, इसके अलावा सरकार के अंतर्गत जो भी संस्थाएं हैं वो सब कुछ राज्य के अंतर्गत ही आता है। ओके, ऐसे जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब यहां पर हम लोग उदाहरण के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा जो है वह राज्य की श्रेणी में आएगा और कौन सा है जो वो राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। एक बार आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि बाद में आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका शायद ना मिल पाए। तो चलिए, हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 36 राज्य को परिभाषित किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 में नित्य निषेक तत्वों की प्रकृति के बारे में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 37 जो है यह नित्य निषेक तत्वों की प्रकृति को बतलाता है, नेचर को बतलाता है ना। अब हम बात करते हैं 38, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु व्यवस्था, इसमें राज्य के ऊपर निर्भर है दोस्तों। राज्य चाहे तो व्यवस्था करे या ना करे, वो अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो 38 कहता है कि लोक कल्याण मतलब लोगों के कल्याण के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था राज्य करेगा। क्या करेगा भैया? इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के द्वारा, ठीक से समझिएगा, जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो ये 3 न्याय पढ़ते हैं, तो प्रस्तावना के अलावा भी ये 3 न्याय है अनुच्छेद 38 में कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य। उसके अलावा जो अवसर की असमानता थी उसको समाप्त किया गया। जैसे अवसर की असमानता का मतलब कि किसी व्यक्ति को अवसर दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है। जैसे नौकरी के लिए किसी खास व्यक्ति को कह रहा है कि भाई अगर आप ये हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो अव्यवस्थित थी ना, ये जो अव्यवस्थित था, इसको समाप्त किया गया और अब सबको नौकरी मिलेगा, है ना। कहने का मतलब है कि सभी के लिए समान अवसर प्रदान करेगा राज्य। ओके,
यह लोक कल्याण के लिए कुछ विशेष कार्य करता है। तीसरा है राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय तत्व लागू करना। कुछ अनुसरणीय तत्व मतलब अच्छे कार्य कुछ राज्य आप लोगों के लिए करेगा। जैसे जैसे क्या करेगा भैया? जैसे महिला और पुरुष के लिए समान वेतन। अब सामान्यतः समाज में क्या देखा जाता था पहले कि महिलाएं कम काम करती थी तो उसके हिसाब से उनको कम वेतन मिलता था, बट इस अनुच्छेद के तहत महिला व पुरुष को सामान्य वेतन दिया जाएगा। आप भी वो काम करें, वो भी वो काम करे, तो उसको भी उतना ही वेतन, उसको भी उतना ही वेतन। जैसे आप किसी विभाग में बात करें तो महिलाओं के लिए 6 घंटा है और पुरुष के लिए 8 घंटा है, बट वेतन दोनों को बराबर दिया जाएगा। तो ये प्रावधान जो है वह कर दिया गया है, राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय तत्व लागू करना। इसमें और भी है, बच्चों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी कुछ प्रावधान किया गया है ना। तो जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग बिल्कुल बारीकी से चीजों को समझते चलेंगे। बस बाकी देखिए, अब मैं सबको अगर डिटेल में करूं तो ये एक आध महीना में पूरा खत्म होगा, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट है वो आप लाइन से याद रखिएगा। राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय तत्व लागू करना, अनुच्छेद 39। अब चलते हैं 39 का, सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। आप अगर किसी थाना में या कहीं जाते हैं मुकदमा करने तो आपसे पैसा नहीं लिया जाता है, ये आपको फ्री में कानूनी सहायता दिया जाता है ना। तो ये हो गया। और सामान्य न्याय का मतलब क्या? एक राजा का बेटा अगर मर्डर करता है और एक सामान्य व्यक्ति अगर मर्डर करता है या कोई और अन्य अपराध करता है तो दोनों को सजा जो है वह बराबर मिलेगा, ना कि वह राजा का पुत्र है इस वजह से उसको कम सजा, ऐसा नहीं है। तो सामान्य न्याय भी यहां मिलेगा और निशुल्क विधिक सहायता, ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का, जी हां, अनुच्छेद 39 का कहता है। देखिए दोस्तों, समस्या यह रहता है कि अनुच्छेद याद नहीं होता है। कैसे नहीं याद होता है? आप 1 से 2 बार वीडियो को बिल्कुल शांत रूप से देखेंगे तो बिल्कुल ही आपको याद हो जाएगा। और जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको आप 2-4 मिनट रिवीजन करेंगे, हफ्ता में 1 दिन भी करेंगे, अगर ऐसे करके 1-1.5 महीना आप करते हैं तो आपको सारी चीजें जो है वह बिल्कुल शीशे की तरह साफ याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। जी हां, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद कितने में है? 40 में। वीडियो के आखिर में बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो कि आपको कभी नहीं भूलने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अनुच्छेद 41। कुछ दशाओं में शिक्षा और लोक सहायता काम पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में शिक्षा और काम पाने का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 41 में है ना। काम पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार या शिक्षा का अधिकार कुछ दशाओं में, वह अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है। चलते हैं अनुच्छेद 42, प्रसूति सहायता का उपबंध। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके लिए राज्य कुछ अन्य सहायता उपलब्ध करा सकता है ना। जैसे स्कीम आते रहता है कि भाई अगर ऐसे बच्चा होता है तो इतना रुपया आपको प्रोत्साहन पुरस्कार, ऐसे कुछ भी, मतलब जो भी राज्य चाहे वो कर सकता है ना। तो ये प्रसूति सहायता में आता है। और जैसे आपने देखा है कि प्रसूतियों के लिए अलग से एम्बुलेंस की व्यवस्था राज्य में होती है कि नहीं। तो ये सारा जो है अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 43, कर्मकारों हेतु निर्वाह मजदूरी। इतनी मजदूरी उनको दिया जाए जिससे वह जीवन निर्वाह कर सके। ऐसा नहीं है कि काम कराए भरपेट और वेतन के नाम पर 100 रुपया, 99 रुपया, तो यह निर्वाह मजदूरी नहीं है। मतलब इतनी मजदूरी दें ताकि वो खा सके और अपना शिक्षित कर सके अपने परिवार को, जो भी थोड़ा बहुत कर पाए, मतलब निर्वाह कर सके, सीधा सा मतलब। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? सामान्य सिविल संहिता। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक समान सिविल संहिता। जैसे एक समान सिविल संहिता में क्या होगा कि सबके लिए एक समान कानून हो जाएगा, सबके लिए कोई छूट नहीं, कोई प्रावधान नहीं, है ना, सबके लिए एक होगा। फिलहाल भारत के गोवा, जी हाँ, गोवा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। गोवा में जो है यह अनुच्छेद 44 लागू है ना, अनुच्छेद 44। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मैं लास्ट में बताऊंगा कौन कौन इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। चलिए अनुच्छेद 45,
बालकों हेतु निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। बालकों हेतु 45 में हम लोग हैं। बालकों हेतु बालकों हेतु निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, है ना। कह रहा है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगा। राज्य जो है वह 14 वर्ष तक के बच्चे को निशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगा, अनुच्छेद 45 कहता है। चले आगे 46 में। 46 कहता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसके अलावा अन्य दुर्बल वर्ग, एससी एसटी को छोड़ करके और जो भी दुर्बल वर्ग है, मतलब तीनों एससी एसटी और दुर्बल वर्ग को शिक्षा और आर्थिक अभिवृद्धि, बस ये लाइन याद रखिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा और आर्थिक अभिवृद्धि का प्रावधान जो है वह राज्य करेगा। ओके 47 देखिए, पोषाहार स्तर, स्वास्थ्य, जीवन स्तर को सुधारने का कर्तव्य राज्य का होगा। इसमें राज्य ऐसा भी प्रावधान करता है जैसे नशीली दवाओं का सेवन जो है उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में जानते हैं कि शराब बंदी है ना। तो लोक स्वास्थ्य को सुधारने का ये प्रयास है, समझ पा रहे हैं आप। जब आप शराब पीते हैं स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो ये सुधारने का प्रयास है। ऐसा अनुच्छेद 43 के अंतर्गत 47 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 43 नहीं 47 के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि बिहार में शराब बंदी है, यह किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 47 के तहत है। 48 अनुच्छेद पर आते हैं, कृषि और पशुपालन। जी हाँ, कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 सीधा सा लाइन है, याद रखना है, कृषि और पशुपालन। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक चीजों को आप समझते चल रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से बारीकी से। देखिए थोड़ा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं। होता क्या है ना कि आप अगर चाहेंगे कि मैं एक ही बार में 395 के 395 अनुच्छेद याद कर लूं, तो ऐसा संभव जो है वो नहीं है। आप पार्ट बाय पार्ट बारी बारी से चीजों को आप याद करते जाइए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो दिन में 1 बार पढ़िए, हफ्ते में 2-3 बार पढ़िए, महीने में 8-10 बार पढ़िए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब आप सोचेंगे एक दिन पढ़ के छोड़ दिए तो याद नहीं होगा। देखिए किसी भी चीज को आप छोड़ेंगे तो वो भी आपको छोड़ेगा ही। जैसे आप अगर किसी लड़के से मोहब्बत करते हैं, किसी से, या कोई लड़की है तो लड़के से प्यार करते हैं, तो अगर आप उससे बात करना छोड़ेंगे तो वो भी आपको छोड़ देगा, सीधी सी बात है। तो याद रहने के लिए याद आना आवश्यक है ना। याद कब आएगा? जब आप इसको याद करेंगे तो ये आपको भी याद रखेगा, यानी कि जरूरत पर ये आपको नहीं भूलेगा, एग्जाम में आप नहीं भूलेंगे। अब आप इसको महीने में 1 बार देखेंगे, साल में 1 बार देखेंगे तो कहां से याद होगा, है ना। जब आपको मौका मिले तब एक झलक मार लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए देखिए आगे आते हैं 48 का। 48 पढ़ा कृषि और पशुपालन। 48 का पढ़ते हैं पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा, ऐसा अनुच्छेद 48 का में बतलाया गया है। 48 का पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण, ऐसा अनुच्छेद 49 में वर्णित है। जी हां, अनुच्छेद 49। 50 में आते हैं कार्यपालिका का और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि दोनों को अलग कर दिया गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसको बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 50 है, कोई भी चीज जो होता है वो पूर्णतः 100 होता है, मतलब 100% होता है। अगर उसको बराबर बराबर बांटेंगे तो वो 50 होगा, है ना। तो वही बांटा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका को, यानी कि 50-50 कर दिया गया है, बांट दिया गया है, पृथक कर दिया गया है अनुच्छेद 50 के तहत। चलिए 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। 51 का अनुच्छेद 51 का है दोस्तों मूल कर्तव्य। जी हाँ, 51 का मूल कर्तव्य। आप लोगों से एक उम्मीद करता हूं कि कमेंट करेंगे आप लोग कि मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वह
कितनी है? जी हां, मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वह कितनी है, कमेंट करेंगे। ओके, चलिए अब देखिए हम लोग आ गए हैं दूसरी ओर। इसमें हम लोग अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 71 तक पढ़ेंगे बिना रुके हुए। जी हां, अनुच्छेद 52 से 71 तक, और उसके बाद दो और हैं 72 73, बिना रुके हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का भैया एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। वह किस अनुच्छेद में कहता है? 52 में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके, अब अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी ना, वह इसी राष्ट्रपति में निहित होगी। ये जो राष्ट्रपति 52 अनुच्छेद के तहत आप देख रहे हैं, तो ये जो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होगी, अभी 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका को बांटा गया है, यही कार्यपालिका की जो शक्ति होगी किसमें होगी निहित? यही राष्ट्रपति में निहित होगी। ऐसा अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 कह रहा है कि भैया राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, लेकिन निर्वाचन की जो रीत है, जो तरीका है, वह अनुच्छेद 55 बतलाता है। अनुच्छेद 55 बतलाता है कि इनका निर्वाचन कैसे होगा, तरीका क्या होगा। अनुच्छेद 54 में तो निर्वाचन होगा कि इनका निर्वाचन होगा, बट कैसे होगा? तो आगे बढ़िए, 55 में आपको यह भी पता चल जाएगा कि उनका निर्वाचन कैसे होगा। अब बात करते हैं 56। जब आप निर्वाचित हो गए तो आप कितने समय तक रहेंगे अपने पद पर? तो आपके पदावधि के लिए भी चर्चा किया गया है अनुच्छेद 56 में। फिर से एक बार समझिएगा, एक राष्ट्रपति होगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, उसी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, और वह निर्वाचन कैसे होगा यह 54 में है। और जब निर्वाचन हो जाएगा, 55 में है, और जब निर्वाचन हो जाएगा तो कब तक आप अपने पद पर रहेंगे? ऐसा 56 में है ना? ऐसा 56 में है। कैसे याद करेंगे पदावधि? पदावधि के बारे में आप याद करिए कि राष्ट्रपति का पदावधि 5 वर्ष है कि 6 वर्ष है? कंफ्यूजन होता है कभी कभी, 5 है या 6 है, 5 है या 6 है, 5 है या 6 है। देखिए 5 है या 6 है, यानी जो इसकी अवधि है 5 वर्ष है ही, बट याद करने के लिए मैं बताया हूं 5 या 6, तो आप 56 याद कर लीजिएगा इनकी पदावधि। ओके, चलिए 57 कह रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति जो है वह पुनर्निर्वाचन हो सकता है? इनका फिर से बन सकते हैं राष्ट्रपति, एक बार बन गए हैं तो। जैसे अमेरिका में है कि अब 2 बार बनेंगे, उसके बाद अब नहीं बनेंगे। भारत में क्या 2 बार है या 1 बार, या मनमौजी जितनी बार, है ना? तो ये जो है यह 57 में है। वैसे कमेंट करिए कि भारत में कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, एक ही आगे। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति है तो निर्वाचन की अर्हता, आपको निर्वाचित किया जाएगा, आप में अर्हताएं होनी चाहिए, आप उस अर्हता को पूरा करेंगे तभी आप राष्ट्रपति बनेंगे, है ना? जैसे आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या कहीं भी तैयारी करते हैं, किसी भी राज्य की पुलिस की या कुछ की भी तैयारी करते हैं, तो योग्यता एक होती है ना कि भैया आप अगर इंटर पास हैं या मैट्रिक पास हैं या ग्रेजुएट हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी प्रकार से राष्ट्रपति के लिए एक अर्हता होती है, वह अनुच्छेद 58 में इनकी अर्हता का उल्लेख है। 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। देखिए अर्हता और शर्तें दोनों अलग अलग चीज है। अर्हता आपको बनने के पहले आवश्यक है और शर्तें आपको बनने के बाद। शर्तें में क्या है कि आपको इतना वेतन दिया जाएगा, आपको ये चीज दिया जाएगा, आपको निःशुल्क आवास दिया जाएगा, ये सब कुछ जो है वो शर्तें हैं, है ना? और उससे पहले जो उसको पूरा करने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, वो अर्हता है। अर्हता और शर्तें दोनों याद रखिएगा। चलिए अब आप बन गए तो आप शपथ भी ले ही लीजिए, आप शपथ ले लीजिए। अनुच्छेद 60 में आपको शपथ दिलाया जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति का शपथ जो है वह अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आता है। अब आपने शपथ ले लिया, अब शपथ तो ले लिया आपने, अब आपको हटाया भी जाएगा। भाई कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ये दुनिया में सब कुछ समाप्त होने वाला है। तो राष्ट्रपति आप बन गए तो आप भी हटेंगे,
आप पर महाभियोग लगेगा नहीं हटेंगे तो महाभियोग कैसे लगेगा, किस अनुच्छेद के तहत लगेगा? इसका प्रावधान जो है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग और उसका जो प्रोसेस है वह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। 62 कहता है कि राष्ट्रपति पद रिक्त भरने का समय। अब अगर राष्ट्रपति पर अनुच्छेद लग गया तो उनका पद खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो कोई नया राष्ट्रपति बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कितने दिन के भीतर बनेगा? इसी के बारे में उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 62 में है कि भैया कितने दिन के भीतर फिर से नया राष्ट्रपति बनाना होगा। तो ये 6 माह की अवधि, हालांकि इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहां पर जान लीजिए कि पद रिक्ति भरने का जो समय है वह अनुच्छेद 62 के अंतर्गत आता है। 63 चलते हैं। देखिए 52 में आप 11 जोड़िए तो आएगा 63। 52 में आप 11 जोड़िए तो आएगा 63। 52 में है भारत के राष्ट्रपति और 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति और 64 में है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का सभापति होगा। जी हां, अनुच्छेद 64 राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा वह उपराष्ट्रपति होगा। कोई दिक्कत नहीं है। 65 आते हैं। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है किसी कारण से, है ना, तो ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति की हैसियत से, उपराष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा। फिर से समझिए, जैसे मैं हूं पाठशाला विद केके का फाउंडर, ओके। अब मैं कहीं अवकाश पर चला गया तो मैं अपने बजाय या मेरे बजाय कोई और कुछ दिन हैंडल करेगा, है ना, या मैं किसी काम से कहीं जा रहा हूं तो चैनल तो खाली नहीं रखूंगा, मेरे बजाय कोई आकर के आपको बताएगा। तो यह अनुच्छेद 65 कह रहा है कि राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश कहीं चले गए, कहीं चले जाते हैं, है ना, तो उनके बदले जो है वह उपराष्ट्रपति आकर के कार्य करेगा। ऐसा अनुच्छेद 65 बतलाता है। चलिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अभी आपने अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा था। 54 में किसका पढ़ा था? राष्ट्रपति का निर्वाचन। लेकिन आप अनुच्छेद 66 में पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ओके, 54 + 12 आप ऐड करिए। 67 में पढ़ेंगे इनकी पदावधि। अभी आप 56 में पढ़े थे पदावधि, अभी आप 67 में पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति की पदावधि कि भैया उपराष्ट्रपति कितने दिन तक अपने पद पर रहेंगे। ओके, कमेंट करिए जरा। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल जरा कमेंट करिए, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। चलिए आते हैं अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति का समय। जैसे अनुच्छेद 62 में आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति अगर कहीं चला जाता है या राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो गई या कोई भी कारण हो गया तो राष्ट्रपति का पद जो है वह भरा जाना चाहिए। कितने समय के भीतर? 6 माह के भीतर। उपराष्ट्रपति में भी ये सिस्टम लागू है, ऐसा अनुच्छेद 68 कहता है, 68 कहता है। जिस प्रकार से अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ के बारे में था, उसी प्रकार से अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बतलाता है। उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बतलाता है। अनुच्छेद 65 में आपने पढ़ा था कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसका कार्य देखेगा। यहां पर एक कंडीशन बनता है, जब राष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है दोस्तों और उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है दोस्तों, तो कौन राष्ट्रपति का पद देखेगा? तो अन्य आकस्मिकताओं में किसी अन्य कारण से अगर ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है तो नियम बनाया जाएगा, और ऐसा नियम बना भी, ऐसा नियम बना, और भारत के जो CJI हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, वह राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ऐसा अनुच्छेद 70 में बतलाया गया है। अनुच्छेद 71 कहता है बच्चों
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, फिर से समझिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो भी विवाद है, वह विवाद का निपटारा है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद है उसका निपटारा कैसे होगा, कौन करेगा, इसके बारे में अनुच्छेद 71 बतलाता है। कौन सा अनुच्छेद बतलाता है? 71। अच्छा, जरा कमेंट करिए कि इनके विवादों का निपटारा कौन करता है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, चुनाव आयोग या निर्वाचक मंडल, जो इनका अपना निर्वाचक मंडल होता है, या सुप्रीम कोर्ट, या ये सभी। कमेंट करिए, ये सभी मिलकर, या चुनाव आयोग, या सुप्रीम कोर्ट, या निर्वाचक मंडल इनका। कमेंट करिए। चलिए, 71 तक हो गया। अनुच्छेद 72, देखिए मैं वीडियो के आखिरी में आपको यह भी बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ऐसे 10-15 अनुच्छेद होंगे जो आपको याद करने होंगे, बिल्कुल याद करना होगा। अनुच्छेद 72 कहता है, राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति। किसी व्यक्ति पर कोई भी मुकदमा चल रहा है तो राष्ट्रपति के पास ऐसा पावर है, ऐसी शक्ति है कि वो उसकी सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, सजा का स्वरूप बदल सकता है, सजा को रोक सकता है, डिले कर सकता है। बच्चों अच्छे से समझना है आपको, सजा को माफ कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, सजा की आयु को कम कर सकता है। जैसे सजा माफ का मतलब मृत्यु दंड है तो माफ कर दिया, सजा कम करना का मतलब मृत्यु दंड है, आजीवन कारावास कम करना, सजा की अवधि कम करना, आपको 20 वर्ष की सजा मिली है आपको 10 वर्ष कर देगा, सजा को रोक देना, रोक देना का मतलब कि भैया अभी कुछ दिन तक इसको जो है वो सजा नहीं दिया जा सकता है, रोक भी सकता है। तो ये सारी जो शक्ति है, या सजा को बदल देना, ये भी शक्ति जो है यह राष्ट्रपति के पास है। लेकिन यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह 72 अनुच्छेद के तहत है। आपको आसानी से याद हो जाएगा, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये वाला अनुच्छेद लगभग लोगों को याद होगा, अनुच्छेद 72, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, अनुच्छेद 73, और आज की वीडियो का आखिरी अनुच्छेद, आज के वीडियो का आखिरी अनुच्छेद, अनुच्छेद 73 क्या कह रहा है बच्चों? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जी हां, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में है। ओके, तो यहां तक आपने अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 73 तक आपने देखा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इसमें जो 10 से 15 इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब वो समय आ गया है। एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए मददगार साबित हो रहा है, देखिए होना तो तय है, क्योंकि चीजें यहीं से आएंगी, यहीं से पूछे जाएंगी, कहीं और से थोड़ी ना पूछा जाएगा। जब मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं तो यहीं से आएगा। तो वीडियो को आप लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। इसके बाद मैं भारतीय संविधान के जो संशोधन हुए हैं ना, उस पर वीडियो लाने वाला हूं। भारतीय संविधान के और जो अन्य पहलू है ना, जैसे PIL हो गया, CBI हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, ऐसे तमाम मुद्दे, टॉपिक जो आप नहीं पढ़ पाते हैं सामान्य बुक में और एग्जाम में 1-2 नंबर छोड़ के चले आते हैं, ऐसे तमाम टॉपिक पर, और इतना ही नहीं, मैं पूरे संविधान को डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आप लोग के सपोर्ट की आवश्यकता है। फिलहाल चलते हैं हम लोग, वैसे 15 अनुच्छेद इसमें से छांटते हैं जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए तो देखिए, सबसे पहले जो अनुच्छेद पूछा जाता है वह मैं लाल मार्कर यूज करना पसंद करूंगा यहां पर। देखिए, अनुच्छेद 39 का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इसको आप याद रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है अनुच्छेद किस में है, ठीक। उसके बाद ग्राम पंचायतों का गठन, यह पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में। अच्छा, यह बताने की बात नहीं है, आप लोग अगर एग्जाम देते होंगे तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, स्वतः आप लोग खुद ही छांट लेंगे, बट जो नए हैं उनको आसानी होगी। ओके,
तो ये 2 हो गए। इसके बाद आइए देखिए, ये पूछता है अनुच्छेद 44 सामान्य सिविल संहिता, है ना, ये अनुच्छेद 44 में है। उसके बाद ये 45 अनुच्छेद भी बहुत पूछता है कि 14 वर्ष के कम आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराता है, यह किस अनुच्छेद में है। ओके, अब पूछता है अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48 का भी पूछता है और 49 भी पूछता है। ठीक, ये तीनों यहां पर इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन, 48 का वन्य जीव संरक्षण, है ना, और 50 जो है यह 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। 50 भी कभी कभी पूछता है, बट जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं उसको आप नोट करिए। 51 का मूल कर्तव्य, बहुत ज्यादा ये सारा इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टार लगाया हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इधर आते हैं तो अनुच्छेद 53 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 54 भी इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं तो बात कर लेते हैं अनुच्छेद 60, ठीक, 60 और 61 ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 60 और 61 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 63 पर आ जाइए और 64 पर आ जाइए, ये दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपका 65 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए 70 आ जाइए और 71, है ना, जो इंपॉर्टेंट है। और ये वाला फिर 72। आप लोग जब एग्जाम देते हैं ना तो देखते होंगे कि ये सारे प्रश्न जो हैं आपको अक्सर पूछता होगा। देखिए फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। 39 का वेरी इंपॉर्टेंट है, 44 वेरी इंपॉर्टेंट है, 40 वेरी इंपॉर्टेंट है, 45 वेरी इंपॉर्टेंट है, 48 का और 49 ये इंपॉर्टेंट है, 50 भी 51 का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 53 54 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर 60 61 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 63 64 65 तीनों इंपॉर्टेंट है, 70 71 और 72 कितने हो गए, 1 हो गए, 2 3 हो गए, 3 2 5 हो गए, 3 8 हो गए, 2 10 हो गए, 10 4 14 हो गए, 2 16 और 2 18, यानी कि ये 36 में 18 जो है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूं। जो भी चीज करा रहा हूं बिल्कुल बारीकी से बताते भी चल रहा हूं। ऐसा नहीं कि केवल अनुच्छेद को हवा में उड़ाते चल रहा हूं, चीजों को आपको ठहर ठहर के थोड़ा बहुत समझाते भी चल रहा हूं, है ना। बाकी अगर बारीकी से पढ़ना है, पूरी डिटेल में पढ़ना है तो मैं हूं ही। आप लोग बस कमेंट करिए, सपोर्ट करिए, मैं बिल्कुल सब कुछ एकदम बारीकी से पढ़ाने के लिए तैयार हूं, पीछे नहीं हट रहा हूं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपका बढ़िया लगा होगा। ये वाला वीडियो, इससे पिछला वाला जो वीडियो है उसको भी आपने देखा होगा, और इस वीडियो को भी प्यार दीजिए ताकि मैं और भी आगे और भी नए नए चीज आप लोगों को बतलाता रहूं, और आपका जो एग्जाम में कठिनाई होती है आपको, उससे आपको छुटकारा दिलाता रहूं। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।